नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम बायोलॉजी में अंक तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और हमने 12 नंबर क्लास तक पढ़ लिया है। आज हम 13 नंबर क्लास के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा, पिछले पार्ट में मैंने अंक तंत्र में आपको मैंने करवाया था छोटी आंत के बारे में। किसके बारे में? छोटी आंत के बारे में मैं आपको करवा रहा था और आज इससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ के पढ़ना है जिससे कि आप साइंस को याद रख सको। और साइंस को याद रखने का फॉर्मूला यही है कि आपको क्रमबद्ध अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप साइंस को याद रख पाओगे। किसी भी प्रकार के एग्जाम की आप तैयारी करते हो इस इंडिया के अंदर, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए ये जो साइंस है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं किसी एक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं जितनी भी एग्जाम है इस भारत के अंदर उन सभी एग्जामों को टारगेट कर रहा हूं। बस आप दिल लगा के, मन लगा के पढ़िए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और थोड़ा सा सहयोग कीजिए, क्लास को आप शेयर वगैरह कर दीजिए जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की इस क्लास के बारे में। आज हम छोटी आंत के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछले पार्ट में मैं आपको छोटी आंत के बारे में पढ़ा रहा था और छोटी आंत में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। अगर आपको याद है तो मैंने आपको छोटी आंत के बारे में बताया था। सबसे लंबा भाग होता है ना। इसमें 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांत्र। ग्रहणी भाग में सर्वाधिक पाचन होता है। ग्रहणी भाग में पाचन के लिए पित्तरस और अग्न्याशयी रस सहायक होता है। पित्तरस और अग्न्याशयी रस सहायक होता है, बताया था ना मैंने आपको। पित्तरस और अग्न्याशयी रस सहायक होता है। फिर मैंने आपको पित्तरस के बारे में बताया था और लास्ट में मैंने आपको बात बताई थी कि जो पित्तरस है ना, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। पित्तरस के अंदर क्या नहीं होता? एंजाइम नहीं होता। फिर भी ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? वसा का पायसीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण। वसा का पायसीकरण या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इमल्सीकरण का जो संबंध है वो किससे होता है? यकृत से होता है। किससे होता है? यकृत से होता है, बताया था ना। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम इस यकृत से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने कल आपको यहां तक बता दिया था पिछले पार्ट में। तो आज हम बात करते हैं यकृत के बारे में। यकृत क्या है? तो आप हेडिंग लगा सकते हैं यकृत। आप हेडिंग लगा सकते हैं यकृत। यकृत को लीवर के नाम से भी जाना जाता है। यकृत का दूसरा क्या नाम होता है? लीवर होता है। अच्छा, लीवर के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। ये है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अपनी अपनी यकृत सबसे, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। चाहे वो अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें, चाहे वो बहिस्रावी की बात करें। अगर यहाँ पर आपको दे देता सबसे बड़ी यहाँ पर आपको बीच में नाम दे देता अंतःस्रावी, बीच में क्या नाम दे दिया? अंतःस्रावी, तो इसका उत्तर क्या हो जाता? तब इसका उत्तर हो जाता अवटु ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। लेकिन अब यहाँ पर सीधा नाम दे दिया आपको सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? यकृत रहेगा। ठीक है। इसके साथ साथ साथियों, एक बात आपको और ध्यान रखनी है। भार के आधार पर सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का, भार के आधार पर सबसे बड़ा अंग, भार के आधार पर सबसे बड़ा अंग, भार के आधार पर सबसे बड़ा जो अंग है वो भी कौन है साथियों? वो भी आपका यकृत, लीवर है। इसका जो भार है, इसका जो भार है वो लगभग कितना होता है? इसका जो भार है वो लगभग 1500 ग्राम होता है। कितने ग्राम होता है? 1500 ग्राम। तो भार के आधार पर लगभग सबसे
बड़ा जो अंग है वो भी कौन है आपका, यकृत होता है। अच्छा, एक बात आपसे यहाँ पर और पूछी जा सकती है, नोट में वो बात आप याद रख सकते हो। ये तो मैंने बात आपको भार के आधार पर बताई है। अगर आपको पूछ ले लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा भाग, तो हमारे शरीर का लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा जो भाग होता है वो त्वचा होता है। कौन होता है, त्वचा। लंबाई के आधार पर त्वचा होता है और भार के आधार पर कौन होता है, तो आपका यकृत होता है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई व्यक्ति जहर खा के मर जाता है। किसी व्यक्ति ने क्या खा लिया, जहर खा लिया, और जहर खा के वो व्यक्ति क्या हो गया, मर गया। तो उसके जहर खाने की जो पुष्टि है वो किससे होती है, तो उसके जहर खाने की पुष्टि लीवर यानी यकृत से होती है। किससे होती है, लीवर यानी यकृत से होती है। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। जहर खाने की जो पुष्टि है वो कहाँ से होती है, लीवर से होती है, यकृत से होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। ये बात इतनी याद रखनी थी आपको यकृत के बारे में। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कल मैंने आपको बताया था कि जो पित्तरस, जो छोटी आंत है उसके ग्रहणी भाग में पित्तरस और अग्न्याशय रस पाचन के लिए सहायक होते हैं। तो पित्तरस के बारे में ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अग्न्याशय रस के बारे में। अब ये जो अग्न्याशय रस होता है वो कहाँ से निकलता है, ये अग्न्याशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है। अब अगर हमें अग्न्याशय रस के बारे में पढ़ना है तो साथियों हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, अग्न्याशय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, अग्न्याशय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात आप ध्यान और रख सकते हो, ये जो पित्तरस है, इस पित्तरस का संबंध भी किससे होता है, यकृत से होता है। क्योंकि इसमें देखो यही क्रिया क्या है, यहाँ पर लास्ट में आ गया था ना, यकृत यानी पित्तरस एंजाइम नहीं होते, वसा पाचन करता है, पायशीकरण मलशीकरण यकृत, यानी पित्तरस का संबंध यकृत से होता है। और ये संग्रहित कहाँ पर होता है, इकट्ठा कहाँ पर होता है, तो ये पित्ताशय के अंदर इकट्ठा रहता है। एक थैली है जिसको हम क्या बोलते हैं, पित्त की थैली बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। वहीं पर क्या रहता है, ये संग्रहित रहता है। ठीक है, ये बात तो आपकी पित्त रस की हो गई। अब हम बात करते हैं अग्न्याशय रस की। तो अग्न्याशय रस के बारे में पढ़ने के लिए हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमें अग्न्याशय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, अग्न्याशय के बारे में। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं अग्न्याशय, आप हेडिंग लगा सकते हैं अग्न्याशय, अग्न्याशय। अब हम बात करेंगे अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय क्या है, तो साथियों अग्न्याशय के बारे में मैं आपको बता दूं, जो अग्न्याशय है वो एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, मिश्रित ग्रंथि। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है साथियों, ये जो है ना, ये ग्रंथि ये अंतःस्रावी के रूप में भी काम करती है और बहिस्रावी के रूप में भी काम करती है। अंतःस्रावी प्लस बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है ये। हमारे शरीर में दो ऐसी ग्रंथियां हैं जो मिश्रित ग्रंथियों का काम करती हैं। एक तो अपनी आ जाती है अग्न्याशय ग्रंथि और दूसरी ग्रंथि अपनी आ जाती है साथियों, दूसरी ग्रंथि का नाम है वर्षण ग्रंथि। तो वर्षण ग्रंथि जो है ना, वो भी एक प्रकार की क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। और आपकी जो अग्न्याशय है वो भी एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब ये अग्न्याशय जो ग्रंथि है ये मिश्रित ग्रंथि है, यानी बहिस्रावी ग्रंथि भी है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। इसलिए ये जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है ये हार्मोन भी छोड़ती है, ये हार्मोन भी छोड़ती है, प्लस ये एंजाइम भी छोड़ती है। क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो तो हार्मोन छोड़ती हैं और बहिस्रावी ग्रंथियां क्या छोड़ती हैं, एंजाइम छोड़ती हैं। तो ये अग्न्याशय ग्रंथि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है साथियों, इसीलिए ये हार्मोन का स्रावण भी करती है और ये एंजाइम का स्रावण भी करती है। हार्मोन कौन कौन सी छोड़ती है, तो एक हार्मोन का नाम तो है साथियों इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन नाम का हार्मोन। और दूसरा हार्मोन है ग्लूकागोन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन, ये दो हार्मोन छोड़ने का काम करती है आपकी अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक है, अग्न्याशय ग्रंथि। और एंजाइम के रूप में कौन कौन से एंजाइम छोड़ती है, एंजाइम के रूप में आपका ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, है ना, ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया। इसी प्रकार से आपका एमाइलेज हो गया, एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, है ना, लाइपेज, ये इसके क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ये इसके क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो अग्न्याशय जो ग्रंथि होती है वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावण करती है। हार्मोन के रूप में इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन छोड़ती है और एंजाइम के रूप में ट्रिप्सिन और एमाइलेज और लाइपेज नाम के एंजाइम छोड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
इंसुलिन के बारे में। किसके बारे में? इंसुलिन के बारे में। ये जो इंसुलिन होता है इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि जो इंसुलिन होता है साथियों वो क्या करता है? इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है, इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है ये रक्त के अंदर क्या करता है? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। शुगर, शर्करा मतलब शुगर। हमारा जो खून होता है, हमारा जो रक्त होता है, उस रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो आपका इंसुलिन हार्मोन करता है। अगर इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है? इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो इसकी कमी होने से एक रोग होता है, उस रोग को बोलते हैं मधुमेह रोग। कौन सा रोग? मधुमेह रोग। और इसी मधुमेह को क्या कहा जाता है? डायबिटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायबिटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायबिटीज कहा जाता है। और जो मधुमेह का रोगी होता है उसको कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो उसको साथियों इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। किसका इंजेक्शन दिया जाता है? इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इंसुलिन के बारे में एक बात आपको और ध्यान रखनी है साथियों, जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी जो खोज है साथियों, वो किसने की थी? इस इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी, एक तो नाम था बेटिंग, एक का नाम था बेटिंग और दूसरे व्यक्ति का नाम था बेस्ट। बेंटिंग और बेस्ट नाम के व्यक्तियों ने इस इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। और साथियों इसको किसके अंदर खोजा गया था? तो इनको कुत्ते के अंदर खोजा गया था। किसके अंदर खोजा गया था? कुत्ते के अंदर। जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी खोज कुत्ते के अंदर की गई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं है, अच्छे से आपने ये बातें समझ ली होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इससे आगे। यहां तक आपको क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर है। इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं, फिर हम बात करते हैं इससे आगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है साथियों, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब तक आपका भाई है तब तक आपको कोई दिक्कत लेने की, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने आपको छोटी आंत के बारे में करवाया। छोटी आंत के बारे में मैंने आपको क्या करवा दिया? छोटी आंत के बारे में मैंने आपको करवा दिया कि यहाँ पर पाचन होता है। पाचन पित्तरस और अग्न्याशय रस सहायक होता है। पित्तरस और अग्न्याशय रस के साथ साथ में ये जो छोटी आंत है, ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत की जो आंतरिक स्तर होता है, क्या होता है? आंतरिक जो स्तर होता है, आंतरिक स्तर का मतलब अंदर की जो दीवार होती है ना इस छोटी आंत की, उस अंदर की दीवार के ऊपर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? आंतरीय ग्रंथियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरीय ग्रंथियां कहा जाता है। समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। यानी छोटी आंत में जो पित्तरस और जो अग्न्याशय रस है वो तो मुख्य भूमिका निभाते हैं पाचन के अंदर, वो तो मुख्य भूमिका निभाते हैं पाचन के अंदर। लेकिन छोटी आंत जो होती है उसका जो आंतरिक स्तर है, उस आंतरिक स्तर के ऊपर, यानी अंदर की झिल्ली जो होती है, अंदर की जो दीवार होती है, उसके ऊपर आंतरीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी खुद की ग्रंथियां पाई जाती हैं। और उन ग्रंथियों को कहा जाता है बुर्नर्स ग्रंथियां। क्या कहा जाता है? बुर्नर्स ग्रंथियां। क्या कहा जाता है? बुर्नर्स ग्रंथियां कहा जाता है। ठीक है ना, इनको कहा जाता है बुर्नर्स ग्रंथियां। तो जो छोटी आंत है उसके आंतरिक स्तर के ऊपर आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बुर्नर्स ग्रंथियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुर्नर्स ग्रंथियां बोलते हैं। और ये बुर्नर्स ग्रंथियां भी क्या करती हैं? पाचक एंजाइम स्रावित करने का काम करती हैं। क्या करती हैं? पाचक एंजाइम स्रावित करने का काम करती हैं। अब ये जो बुर्नर्स ग्रंथियां होती हैं ये कौन कौन से पाचक एंजाइम छोड़ती हैं उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बुर्नर्स जो ग्रंथियां होती हैं वो पाचक एंजाइम छोड़ती हैं, और पाचक एंजाइम कौन कौन से छोड़ती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो कड़ी से कड़ी जोड़ के आपको समझना है। छोटी आंत के बारे में मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा भाग है, सर्वाधिक पाचन होता है। ग्रहणी भाग में सर्वाधिक पाचन होता है। ग्रहणी भाग में पित्तरस और अग्न्याशय रस सहायक होता है। इसके साथ साथ आपको मैंने बताया था कि जो छोटी आंत है उसके आंतरिक स्तर के ऊपर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको आंतरिक ग्रंथियां बोलते हैं, उन्हें बुर्नर्स ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। और ये पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं। अब ये कौन कौन से पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं? तो साथियों सबसे पहले आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले कौन कौन से एंजाइम ये ग्रंथि छोड़ती है?
ब्रुनर्स ग्रंथि। ब्रुनर्स ग्रंथि कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइमों में सबसे पहला जो एंजाइम है साथियों वो है सुक्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सुक्रेज एंजाइम। सबसे पहला एंजाइम है सुक्रेज एंजाइम। सुक्रोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो सुक्रोज जो होता है उस सुक्रोज का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है? तो साथियों सुक्रेज एंजाइम काम आता है। सुक्रोज का पाचन करने का कार्य करता है आपका सुक्रेज एंजाइम। और ये जो सुक्रेज एंजाइम है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये कहाँ से निकलता है? तो ये ब्रुनर्स ग्रंथियों से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ब्रुनर्स ग्रंथियों से निकलता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि छोटी आंत में पाया जाने वाला सुक्रेज एंजाइम कौन सी ग्रंथियों से निकलता है? तो ब्रुनर्स ग्रंथियों से निकलता है। इसी प्रकार से साथियों दूसरा जो एंजाइम है उसका नाम है लेक्टेज। क्या नाम है? लेक्टेज। ये जो लेक्टेज नाम का एंजाइम है ये क्या करता है? लेक्टेज नाम का जो एंजाइम है वो दूध में एक शर्करा पाई जाती है। दूध में एक शर्करा पाई जाती है जिसको बोलते हैं लेक्टोज शर्करा। क्या बोलते हैं? लेक्टोज शर्करा। दूध में पाई जाने वाली लेक्टोज शर्करा का पाचन, इसका पाचन करने का काम किसका होता है? तो ये इस लेक्टेज एंजाइम का होता है। किसका होता है? लेक्टेज एंजाइम का होता है। लेक्टेज एंजाइम दूध में पाई जाने वाली लेक्टोज शर्करा का पाचन करता है। और ये लेक्टेज एंजाइम भी कहाँ से निकलता है? ये भी ब्रुनर्स ग्रंथियों से निकलता है। इसी प्रकार से आपका जो तीसरा एंजाइम है साथियों, तीसरा एंजाइम उसका नाम है माल्टेज। क्या नाम है? माल्टेज। ये जो माल्टेज नाम का जो एंजाइम होता है, माल्टेज नाम का जो एंजाइम होता है साथियों वो क्या करता है? बीजों में पाई जाने वाली एक शर्करा होती है जिसका नाम होता है माल्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा? माल्टोज शर्करा। माल्टोज शर्करा। उस माल्टोज शर्करा का जो पाचन है वो किसकी सहायता से होता है? इस माल्टेज एंजाइम की सहायता से होता है। और ये भी आपका ब्रुनर्स ग्रंथियों से निकलता है। तो क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि माल्टोज शर्करा किसके अंदर पाई जाती है? तो माल्टोज शर्करा बीजों के अंदर पाई जाती है। लेक्टेज शर्करा दूध में पाई जाती है। ठीक है, ये तो बात हो गई कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम। इसके साथ साथ साथियों ये जो ब्रुनर्स ग्रंथियां हैं इनसे प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम भी निकलता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम भी निकलता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा एंजाइम निकलता है इस ब्रुनर्स ग्रंथि से, इसके बारे में भी हमें बात याद रखनी है। मैंने बताया कि जो आपका ब्रुनर्स ग्रंथियां हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम 3 पाए जाते हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब जो ब्रुनर्स ग्रंथियां होती हैं उनके अंदर से प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम भी निकलते हैं। और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक नाम याद रखना है और उसका नाम है साथियों इरेप्सिन। कौन सा? इरेप्सिन। इरेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो हमारी छोटी आंत में पाया जाता है। और ये इरेप्सिन नाम का एंजाइम कहाँ से निकलता है साथियों? ये ब्रुनर्स ग्रंथियों से निकलता है, आंतरिक ग्रंथियों से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ब्रुनर्स ग्रंथियों से निकलता है या फिर आंतरिक ग्रंथियों से निकलता है। और ये जो इरेप्सिन नाम का एंजाइम है ये क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। हमारे भोजन में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का पूर्ण पाचन करने का कार्य करता है। प्रोटीन का पूर्ण पाचन करने का कार्य कौन करता है? हमारा ये इरेप्सिन नाम का एंजाइम करता है। ये जो इरेप्सिन नाम का एंजाइम होता है ये क्या करता है? ये इरेप्सिन नाम का एंजाइम ये प्रोटीन को किसके अंदर बदल देता है? ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। किसके अंदर बदल देता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में चेंज कर देता है। और यही एमिनो अम्ल किस में चेंज हो जाता है? फिर लास्ट में ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और यही हमारा क्या होता है? पचित भोजन होता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी इरेप्सिन के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और यहां पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है छोटी आंत का। और छोटी आंत का जो टॉपिक है साथियों वो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका किसके अंदर? अंग तंत्र के, पाचन तंत्र के टॉपिक में, छोटी आंत का, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। उसके बाद बात आती है बड़ी आंत की। इसके बाद बात आती है बड़ी आंत की, यानी जो भोजन पच जाता है वो तो हमारे रक्त में मिल करके हमारे शरीर में वितरित हो जाता है। और जो अपचित भोजन होता है वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं बड़ी आंत के बारे में। सबसे पहले बात याद रखनी है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक होती है। 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक होती है। और छोटी आंत की लंबाई मैंने आपको बताई थी 6 से लेके 7 मीटर।
नाम छोटा है लेकिन लंबाई बड़ी है, और बड़ी आंत का नाम बड़ा है लेकिन लंबाई इसकी छोटी होती है। 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, पाचन नहीं होता है, क्योंकि पाचन तो कहां पर कंप्लीट हो जाता है, पाचन क्रिया तो कंप्लीट हो जाती है छोटी आंत में, पाचन क्रिया तो कंप्लीट हो जाती है छोटी आंत में। अब आपको यह भी पूछ सकता है कि पाचन तंत्र में, अंग तंत्र का जो पाचन तंत्र वाला भाग है, पाचन तंत्र के किस किस भाग में पाचन क्रिया होती है। तो पाचन तंत्र के भाग में एक तो हमारा मुख जो होता है वहां पर पाचन होता है, मुख जो होता है वहां पर पाचन होता है, क्योंकि मुख में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, वो पाचन शुरू कर देता है ना। आंशिक यानी छोटा सा पाचन तो हो जाता है हमारा मुख के अंदर, उसके बाद में होता है आमाशय के अंदर, और आमाशय के बाद में सबसे सर्वाधिक जो पाचन होता है और जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ पर हो जाता है, छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है। इसके बाद कोई पाचन क्रिया नहीं होती, सिर्फ पाचन तंत्र के 3 भाग है जिनमें पाचन होता है, मुख, आमाशय और छोटी आंत। अन्य जो अंग है ना, ये तो सहायक अंग है, ये तो क्या है, सहायक अंग है, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पाचन क्रिया इसमें नहीं होती है। ये क्या करता है, छोटी आंत वाला जो भाग है ना, छोटी आंत वाला जो भाग है वो क्या करता है, छोटी आंत वाला भाग अपचित जो भोजन होता है उसमें से क्या करता है, अपचित भोजन में से, अपचित भोजन में से, अपचित भोजन में से क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करने का कार्य करता है, जल का अवशोषण। यानी ये मान लो हमारी छोटी आंत थी, इस प्रकार से छोटी आंत में जो भोजन पच गया, जो भोजन पच गया वो तो कहां पर चला जाता है, पचने के बाद भोजन चला जाता है रक्त कोशिकाओं के द्वारा रक्त के अंदर, और वो हमारे शरीर में चला जाता है। और छोटी आंत में जो अपचित भोजन बचता है, छोटी आंत में जो अपचित भोजन बचता है वो कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। अब बड़ी आंत क्या करती है, इस अपचित भोजन में से क्या कर लेती है, जल का अवशोषण कर लेती है, और जल का अवशोषण करके हमारे शरीर में वापस भेज देती है। और जो अपचित भोजन है उसमें से जल बाहर निकल गया, तो किसी भी पदार्थ में से अगर हम जल बाहर निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो बड़ी आंत क्या काम करती है, अपचित भोजन में से जल का अवशोषण करके उस अपचित भोजन को कठोर मल में बदल देती है। किसके अंदर बदल देती है, कठोर मल में बदल देती है, कठोर मल में। और वो जो कठोर मल है साथियों, वो कहाँ चला जाता है, वो हमारे मलाशय के अंदर चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, मलाशय के अंदर चला जाता है। ठीक है ना, वो कहाँ चला जाता है, मलाशय के अंदर चला जाता है। और साथियों इस मलाशय के अंदर क्या होता है, अपचित भोजन यानी उस मल का संग्रहण होता है। उस मल का क्या होता है, उस मल का संग्रहण होता है, यानी कुछ टाइम के लिए वो क्या है, मलाशय के अंदर वो मल ठहरता है, और टाइम पर उसको क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है मलाशय के द्वारा। निष्कासित भी किसके द्वारा किया जाता है, मलाशय के गुदा द्वार द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है हमारे पाचन तंत्र की। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी बड़ी आंत के बारे में। उम्मीद कर सकता हूँ साथियों बड़े अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको मैं फिर से रिपीट करवाऊंगा। बोर नहीं होना है आपको, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आपके पास जा रहा है। इतना अच्छा कंटेंट आप पैसे देने पर भी नहीं पाओगे, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। ठीक है ना, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे अपने साथियों तक। ठीक है ना, चलिए अब हमने जो भी पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा फिर से चर्चा कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको कल यकृत तक छोड़ा था, आज हम यकृत के बारे में पढ़ेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया कि मैंने यकृत क्यों स्टार्ट करवाया है, क्योंकि पित्तरस के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि इमल्सीकरण की प्रक्रिया जो है वो यकृत से संबंधित होती है। तो अब हम यकृत के बारे में पढ़ेंगे। यकृत जो है ना वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि या फिर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत होती है। भार के आधार पर शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है और इसका वजन लगभग 1500 ग्राम होता है। भार के आधार पर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। इसका भार जो है ना वो लगभग 1500 ग्राम होता है। अगर हम बात करते हैं लंबाई के आधार पर शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है, तो त्वचा होता है। लंबाई के आधार पर त्वचा होता है, लेकिन भार के आधार पर आपका कौन होता है, तो यकृत होता है। यकृत के द्वारा जहर से मृत्यु होने की जानकारी मिलती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति जहर खा के मर जाता है तो उसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो उसकी जानकारी हमें यकृत से प्राप्त होती है, लीवर से प्राप्त होती है। ठीक है ना, ये बातें मैंने आपको पहले बताई हैं, फिर से रिपीट करवा रहा हूं। अगर आपने अच्छे से पीछे की बातें मेरी सुनी हैं, पढ़ी हैं, तो आराम से इनको अच्छे से आप याद कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अग्न्याशय की। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं? अग्न्याशय की, क्योंकि पित्त रस और अग्न्याशय रस दो प्रकार के रस हैं, वो पाचन में सहायता करते हैं। तो हमने यकृत के बारे में पढ़ लिया, भाई यकृत से तो क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है, तो यकृत के बारे में पढ़ लिया। अब जो अग्न्याशय रस है वो अग्न्याशय से निकलता है, इसलिए हमें अग्न्याशय को पढ़ना पड़ेगा। और अग्न्याशय के बारे में मैंने आपको बताया कि यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यानी कहने का मतलब एक प्रकार की क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्न्याशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यह एंजाइम भी छोड़ती है और हार्मोन भी छोड़ती है। एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावण करने का कार्य करती है अग्न्याशय ग्रंथि। बहिःस्रावी के रूप में तो क्या करती है? ये एंजाइम छोड़ती है। बहिःस्रावी के रूप में एंजाइम कौन कौन से छोड़ती है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नाम के एंजाइमों का स्रावण करती है, ठीक है। और ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का करता है, एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का करता है, और लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये बात तो मैंने किसकी बताई है? ये बात तो मैंने आपको बताई है साथियों, किसकी? अग्न्याशय से निकलने वाले बहिःस्रावी के रूप में एंजाइमों की। यानी अग्न्याशय ग्रंथि बहिःस्रावी के रूप में एंजाइम छोड़ती है, वो 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ती है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये जो दूसरे प्रकार की ग्रंथि कौन सी होती है? दूसरे प्रकार की ग्रंथि होती है अंतःस्रावी। बहिःस्रावी के रूप में तो क्या करती है ये? बहिःस्रावी के रूप में जो एंजाइम छोड़ती है उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी के रूप में क्या छोड़ती है। अंतःस्रावी के रूप में क्या छोड़ती है? हार्मोन छोड़ती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से हार्मोन ये छोड़ती है, उन हार्मोनों की बात करते हैं। तो देखिए, हार्मोनों की बात करते हैं तो यह अंतःस्रावी के रूप में क्या करती है? इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण करती है। इसके रूप में? अंतःस्रावी के रूप में। बहिःस्रावी के रूप में एंजाइम छोड़ती है, 3 प्रकार के एंजाइम वो हमने पढ़ लिए। और अंतःस्रावी के रूप में क्या करती है? हार्मोन छोड़ती है। और हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एक का नाम इंसुलिन है और दूसरे का नाम है ग्लूकागोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज या फिर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। मैंने आपको बताया था ना कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो हमारे रक्त के अंदर शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह या फिर डायबिटीज नाम का रोग हो जाता है। और मधुमेह का जो रोगी होता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। किसका इंजेक्शन दिया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। यहां तक आपका हो गया पित्त रस और अग्न्याशय रस कंप्लीट। पित्त रस और अग्न्याशय रस के बारे में हमने कंप्लीट चर्चा कर ली। फिर छोटी आंत जो होती है ना, छोटी आंत की जो आंतरिक स्तर होता है, छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति होती है, आंतरिक जो दीवार होती है, उसके ऊपर क्या पाई जाती हैं? आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। और उन आंतरिक ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं? बुर्नर्स ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुर्नर्स ग्रंथि बोलते हैं। ये जो बुर्नर्स ग्रंथि होती हैं ये क्या करती हैं? सभी प्रकार के पोषक पदार्थों को पचाने वाले एंजाइम छोड़ती हैं। यानी ये जो बुर्नर्स ग्रंथियां होती हैं ये पाचक एंजाइम छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं? पाचक एंजाइम। और वो पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो पाचक एंजाइम में सबसे पहले बात आती है कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइमों की। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले कौन कौन से एंजाइम बुर्नर्स ग्रंथियां छोड़ती हैं। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है सुक्रेज का। सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज शर्करा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? सुक्रोज शर्करा का पाचन करता है आपका सुक्रेज, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बुर्नर्स ग्रंथि हैं उनमें इस सुक्रेज के अलावा लेक्टेज नाम का एंजाइम भी पाया जाता है। किसका? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लेक्टेज नाम का एंजाइम भी पाया जाता है। और ये जो लेक्टेज एंजाइम है ये लेक्टोज शर्करा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? लेक्टोज शर्करा का। और लेक्टोज शर्करा किसके अंदर पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। और जो आपकी बुर्नर्स ग्रंथि है उसमें तीसरा कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? माल्टेज। माल्टेज जो है ना वो माल्टोज शर्करा का पाचन करता है। और माल्टोज शर्करा आपकी बीजों के अंदर पाई जाती है। ये सारी बातें मैंने आपको पीछे बताई हैं। अगर आपने पीछे पढ़ा है अच्छे से मन लगा के तो आपको ये सारी बातें याद हैं, ठीक है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। इतना अच्छा कंटेंट आपके पास है जा रहा है, इसकी कदर करो साथियों। इसको थोड़ा शेयर वगैरह कर दो। बात करते हैं इरेप्सिन। इरेप्सिन की बात करें तो ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। यानी हमारी जो बुर्नर्स ग्रंथि है उनमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम भी होता है और उसका नाम क्या होता है? इरेप्सिन नाम का एंजाइम। इरेप्सिन एंजाइम बुर्नर्स ग्रंथियों से निकलता है और ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। ये क्या करता है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। और ये प्रोटीन को किसके अंदर चेंज करता है? एमिनो अम्ल में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? एमिनो अम्ल में चेंज करता है, ठीक है। बात समझ में आई? बहुत अच्छे से, बिल्कुल। अब यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? छोटी आंत का टॉपिक।
अब छोटी आंत में क्या हो जाता है, भोजन पच जाता है। जो पचित भोजन होता है, जो पचित भोजन होता है वो तो रक्त में घुल करके कहाँ पर चला जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाता है। और जो अपचित भोजन बचता है, जो अपचित भोजन बचता है, वो अपचित भोजन कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, बड़ी आंत के बारे में बात करेंगे। तो बड़ी आंत की जो लंबाई है वो कितनी होती है, 1 से लेकर के 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की जो लंबाई है वो कितनी होती है, 1 से लेकर के 1.5 मीटर होती है। 1 से लेकर के 1.5 मीटर इसकी क्या होती है, बड़ी आंत की लंबाई होती है। बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, मैंने आपको बताया था ना, बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती। केवल 3 भाग ऐसे होते हैं जिनमें पाचन की क्रिया होती है। एक तो आपका मुख होता है, एक आपका आमाशय होता है, और एक आपका छोटी आंत होता है। इन 3 ही प्रकार के अंगों में पाचन होता है, इसके अलावा कोई पाचन क्रिया किसी अंग में नहीं होती है। ये जो बड़ी आंत वाला जो भाग होता है उसमें पाचन तो नहीं होता, तो ये क्या करता है, ये अपचित भोजन में से सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण करता है। क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण करता है। और जल का अवशोषण भी कहाँ से करता है, अपचित भोजन में से करता है। किस में से करता है, अपचित भोजन में से, क्योंकि बड़ी आंत के पास तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा भोजन आता है, अपचित भोजन आता है। तो उस अपचित भोजन में से जल का अवशोषण करने का कार्य कौन करता है, जल का अवशोषण करने का कार्य करता है साथियों आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत जल का अवशोषण करने का कार्य करता है, ठीक है ना। और बड़ी आंत जो है ना, वो छोटी आंत से आए हुए अपचित भोजन में से क्या करता है, जल का अवशोषण करके उसे किसके अंदर चेंज कर देता है, कठोर मल में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, कठोर मल में चेंज कर देता है। तो ध्यान रखना साथियों, बड़ी आंत सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण करता है, और उस अपचित भोजन में से जल का अवशोषण करके उसको क्या कर देता है, कठोर मल में बदल देता है। और वो जो कठोर मल है वो कहाँ चला जाता है साथियों, वो कठोर मल हमारे मलाशय के अंदर चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, मलाशय के अंदर चला जाता है। इससे अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका मलाशय। कौन सा पॉइंट आएगा, मलाशय। देखिए भोजन कहाँ पर आ गया, अपचित भोजन, वो जो मल है वो कहाँ पर आ गया, वो मलाशय के अंदर आ गया। और इस मलाशय वाले भाग में अपशिष्ट जो भोजन होता है उसका क्या होता है, संग्रहण होता है। अपशिष्ट भोजन का मतलब मल जो है ना, मल, उस मल का क्या होता है, यहाँ पर संग्रहण होता है कुछ टाइम के लिए। और यहीं से समय समय पर हम क्या कर देते हैं, इसका निष्कासन कर देते हैं, निष्क्रमण कर देते हैं, इसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं गुद्दा द्वार के द्वारा। यहां आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है पाचन तंत्र का। यहां पर आपका पाचन तंत्र का क्या हो जाता है, टॉपिक कंप्लीट हो जाता है साथियों। इससे आगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये वही क्वेश्चन है जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहां पर लिए हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया अंग तंत्र का, यानी अंग तंत्र में हमारा पाचन तंत्र का टॉपिक कंप्लीट हो गया। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो मुख्य बिंदु हैं उनके ऊपर हम परिचर्चा करते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं, जो आपके एग्जाम में आपको नंबर दिला सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट यहां पर बात करते हैं सेलुलोज के बारे में। किसके बारे में, सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज जो है ना, उस सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से किसके अंदर, किसका मानव शरीर में पाचन नहीं होता। उसमें आपको एक दे देंगे, जैसे कोई भी नाम दे दिया, जैसे मान लो फ्रूट का नाम दे दिया, कोई सब्जी का नाम दे दिया, और एक आपको दे देंगे सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है ना, उसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। और सेलुलोज खास करके किसके अंदर पाया जाता है, सेलुलोज खास करके हमारे घास के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, घास के अंदर पाया जाता है। अब इस सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता, कहने का मतलब मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता है, सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। सेलुलोज का पाचन करने के लिए किस भाग की आवश्यकता होती है, सिक्कम भाग की आवश्यकता होती है। और ये जो सिक्कम भाग होता है साथियों, ये बड़ी आंत का भाग होता है। किसका भाग होता है, बड़ी आंत का भाग होता है। यानी बड़ी आंत का जो भाग है ना, बड़ी आंत इस प्रकार से बनी होती है, मानव की बड़ी आंत है ना, इस प्रकार से बनी होती है बड़ी आंत, है ना, इस प्रकार से हमारी बड़ी आंत बनी होती है। यहाँ पर इस प्रकार से मलाशय होता है, और इसके आगे यहाँ पर एक परिशिका, यानी जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, वो होती है। तो ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं सिक्किम भाग। क्या बोलते हैं, सिक्कम भाग बोलते हैं। तो ये जो सिक्कम भाग है ये मानव के अंदर पाया जाता है, लेकिन साथियों मानव के अंदर ये जो सिक्कम भाग होता है ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या होता है, अवशेषीय अंग होता है। ये क्या होता है, अवशेषीय अंग, यानी ये सिर्फ अवशेष के रूप में बचा है, इसका कोई काम हमारे शरीर में नहीं है। निष्क्रिय अंग का मतलब होता है कि ये जो सिक्कम वाला भाग है ये हमारे शरीर में कोई काम नहीं करता। सिक्कम वाला भाग हमारे शरीर में कोई काम नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक अवशेष के रूप में बचा है।
तो ध्यान रखना, सेलुलोज जो है ना, सेलुलोज, उसका पाचन कहाँ पर होगा? सिक्कम भाग में होगा। अब मानव शरीर में तो जो सिक्कम है ना, मानव शरीर का जो सिक्कम है वो तो निष्क्रिय है, वो तो काम ही नहीं करता। अगर मानव शरीर का जो सिक्कम है वो काम नहीं करेगा तो बताओ इसका पाचन कहाँ से होगा? सेलुलोज का। तो मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज का पाचन जो है ना वो सिक्कम भाग के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सिक्कम भाग में। और सिक्कम भाग जो होता है वो मनुष्य के अंदर क्या होता है? निष्क्रिय अंग या फिर अवशेषीय अंग के रूप में काम करता है। निष्क्रिय या फिर अवशेषीय अंग के रूप में काम करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसका पाचन शरीर में नहीं होता? सेलुलोज का। सेलुलोज का पाचन होता कहां पर है? तो सिक्कम भाग में होता है, जो मनुष्य के अंदर क्या होता है? निष्क्रिय अंग होता है। जो सिक्कम अंग होता है ना, सिक्कम अंग, वो शाकाहारी जंतुओं में पाया जाता है। सिक्कम किसके अंदर पाया जाता है? शाकाहारी जंतुओं में पाया जाता है। और सिक्कम भाग किसका भाग होता है? बड़ी आंत का भाग होता है। किसका? बड़ी आंत का। तो ये जो सिक्कम भाग है ये शाकाहारी जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से सर्वाधिक सेलुलोज किसके अंदर पाया जाता है? सर्वाधिक सेलुलोज पत्ता गोभी के अंदर पाया जाता है। सर्वाधिक सेलुलोज किसके अंदर पाया जाता है? पत्ता गोभी के अंदर पाया जाता है। सेलुलोज के सेवन से कब्ज दूर होती है। सेलुलोज के सेवन से क्या होती है? कब्ज दूर होती है। अब कब्ज दूर होती कैसे है? भी देखो, आपके मतलब कब्ज हो गया, आपके क्या हो गया? कब्ज हो गया। तो आपने क्या खा लिया? सेलुलोज खा लिया। तो वो सेलुलोज हमारे कहाँ चला जाएगा? बड़ी आंत तक चला जाएगा। भाई छोटी आंत में उस सेलुलोज का पाचन नहीं होगा, और वो पाचन नहीं होगा तो वो अपचित भोजन कहाँ चला जाएगा साथियों? हमारी बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत के द्वारा उसको क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। अगर वो पच जाए, सेलुलोज अगर पच जाए तो वो हमारे खून में चला जाएगा, लेकिन वो पचता नहीं है, इसलिए हमारी बड़ी आंत में आ जाता है, और बड़ी आंत उसको मलाशय में भेज देती है, और मलाशय से उसको क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तो हमारी कब्ज की बीमारी क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो सेलुलोज के सेवन से क्या होता है? कब्ज की बीमारी दूर होती है। सर्वाधिक सेलुलोज किसके अंदर पाया जाता है साथियों? पत्ता गोभी में पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? पत्ता गोभी में पाया जाता है। तो सेलुलोज के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। इससे आगे बात करते हैं। इससे आगे आपको ध्यान रखना है कि सेलुलोज दुनिया में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। दुनिया में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? तो सेलुलोज है। दुनिया में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? तो सेलुलोज है। ध्यान रखना, कौन है? सेलुलोज। अब देखिए, खरगोश के शरीर में सेलुलोज का पाचन न होने के कारण खरगोश अपने ही मल को वापस खा जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्वमल भोगिता बोलते हैं। देखिए, जो खरगोश होता है, ध्यान से समझना साथियों, जो खरगोश होता है वो कभी कभी क्या कर लेता है? घास को खा लेता है। कभी कभी घास को खा लेता है, और वो जो घास है ना, वो घास है वो इस खरगोश के पेट में पचती नहीं है, क्योंकि घास में क्या होता है? आपका सेलुलोज। घास के अंदर क्या है? सेलुलोज। अब कभी कभी क्या होता है? इस सेलुलोज का पाचन इस खरगोश के शरीर में नहीं हो पाता है। समझना इस बात को कि भी खरगोश जो है ना वो कभी कभी घास का सेवन कर लेता है, और कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि वो जो घास है, वो जो सेलुलोज है, वो इस खरगोश के शरीर में पच नहीं पाती है। वो जो सेलुलोज है वो खरगोश के शरीर में पच नहीं पाता है। इसलिए खरगोश क्या करता है? अपने ही मल को खा जाता है। यानी जब ये मल करता है तो अपने ही मल को खा जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्वमल भोगिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वमल भोगिता बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्वमल भोगिता किससे संबंधित है? तो साथियों ध्यान रखना, स्वमल भोगिता जो प्रक्रिया है वो खरगोश से संबंधित है। खरगोश क्या करता है? जब उसके शरीर में पाचन नहीं होता तो अपने ही मल को वापस खाता है पाचन करने के लिए। उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्वमल भोगिता बोलते हैं। तो यहां तक आपका सिक्किम वो सेलुलोज वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बिल्कुल रहती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आपको मैं बताता हूं अंधनाल के बारे में। अंधनाल जो है ना वो बड़ी आंत का भाग होता है। किसका भाग होता है? बड़ी आंत का भाग होता है। और इसी बड़ी आंत के अंधनाल वाले भाग से क्या जुड़ा होता है? एक नलिकाकार संरचना जुड़ी होती है। एक नलिकाकार संरचना जुड़ी होती है, और उस नलिकाकार संरचना को हम क्या बोलते हैं? कर्मी रूप प्रेषेशिका। कर्मी रूप प्रेषेशिका या फिर वर्मीफोरम अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्मीफोरम अपेंडिक्स बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि बड़ी आंत का जो अंधनाल वाला भाग होता है उससे एक नलिकाकार संरचना जुड़ी होती है, और उस नलिकाकार संरचना को हम क्या बोलते हैं? कर्मी रूप प्रेषेशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मी रूप प्रेषेशिका बोलते हैं। ठीक है, या फिर वर्मीफोरम अपेंडिक्स बोलते हैं। अब ये होती कहाँ पर है? मैंने आपको बताया था। देखिए, इस प्रकार से हमारी क्या होती है? इस प्रकार से हमारी बड़ी आंत होती है। इस प्रकार से हमारी बड़ी आंत बनी होती है। इस प्रकार से
है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक लंबा सा भाग होता है, यहाँ पर एक लंबा सा भाग होता है, इस भाग को हम अंधनाल वाला भाग बोलते हैं। और अंधनाल वाले भाग से क्या जुड़ा होता है, हमारा सिक्कम भाग जुड़ा होता है ना। ये हमारा अंधनाल वाला भाग होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक अंधनाल वाला भाग होता है। तो ये जो अंधनाल वाला जो भाग है ना, इस अंधनाल वाले भाग से एक लंबी सी संरचना जुड़ी होती है, इस प्रकार की लंबी सी संरचना। इस लंबी सी संरचना को हम क्या बोलते हैं, इस लंबी सी संरचना को हम बोलते हैं वर्मीफोरम अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, वर्मीफोरम अपेंडिक्स बोलते हैं, या फिर इसको हम कर्मरूप परिशिष्टिका बोलते हैं। ये भी क्या होता है, एक अवशेषी अंग होता है। ये भी क्या होता है, अवशेषी अंग होता है मानव शरीर में। इसका भी कोई कार्य नहीं होता, इसका भी कोई कार्य हमारे शरीर में नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया अंधनाल जो है ना वो बड़ी आंत का भाग है, और इसी से एक संरचना जुड़ी होती है, नलिकाकार संरचना, ये वाली नलिका। इस नलिका को हम बोलते हैं अपेंडिक्स, या फिर वर्मीफोरम अपेंडिक्स, या फिर कर्मरूप परिशिष्टिका। ये क्या है, मनुष्य के अंदर अवशेषी अंग के रूप में कार्य करती है, निष्क्रिय अंग के रूप में काम करती है। कृमिरूप परिशिष्टिका के बढ़ जाने से कौन सा रोग हो जाता है, अपेंडिसाइटिस रोग हो जाता है। कभी कभार ये जो है ना, ये अपेंडिक्स ये अनियंत्रित रूप से वृद्धि करने लगती है, और जब ये वृद्धि करने लगती है तो हमारे पेट में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। और उस पेट में दर्द में पेट में दर्द होता है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमें बोल देता है कि आपके अपेंडिक्स है। क्या है, आपके अपेंडिक्स है, तो आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, जब ऑपरेशन करता है तो इस अपेंडिक्स को काट देता है। इसको क्या कर देता है, काट देता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में कोई काम तो आता नहीं है, इसको काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको काट देता है, जिसके कारण हमारा पेट दर्द करना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस रोग को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अपेंडिसाइटिस रोग क्या है, तो ध्यान रखना, कर्मरूप परिशिष्टिका का अनियंत्रित रूप से बढ़ना, कर्मरूप परिशिष्टिका का अनियंत्रित रूप से बढ़ना अपेंडिसाइटिस रोग कहलाता है। समझ में आ गया। अब कुछ ये नाम है साथियों जो आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकते हैं, सीधे सीधे आपको इनका अर्थ याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं म्यूकस की। म्यूकस क्या होता है, क्योंकि मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट करवा रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करते हैं म्यूकस की। म्यूकस क्या होता है, तो म्यूकस के बारे में ध्यान रखना है कि जो आमाशय की जो दीवार है, उसका जो रक्षात्मक आवरण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आमाशय की दीवार का रक्षात्मक आवरण। मैंने आपको बताया था इस प्रकार से हमारा आमाशय बना होता है, इस प्रकार से आमाशय बना होता है। इसकी दीवार के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अगर आपने पिछला वीडियो पढ़ा है ना तो आपको सभी बातें याद हैं। ये इसके ऊपर एक श्लेष्मा नाम की ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि, श्लेष्मा नाम की ग्रंथि। और ये जो श्लेष्मा नाम की जो ग्रंथि है, ये एक रस छोड़ती है, उस रस को हम क्या बोलते हैं, श्लेष्मिक रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्लेष्मिक रस बोलते हैं। और ये जो श्लेष्मिक रस होता है, ये क्या करता है, ये जो श्लेष्मिक रस होता है, ये आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। किसके आंतरिक स्तर को, इस आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। और इस श्लेष्मिक रस का दूसरा नाम क्या होता है, म्यूकस होता है। क्या होता है, म्यूकस। समझ में आई बात। तो जो म्यूकस है ना साथियों, वो आमाशय की दीवार का जो रक्षात्मक आवरण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं अल्सर की। अल्सर क्या होता है, पेप्सिन द्वारा आमाशय की दीवार का आंशिक पाचन। मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये आमाशय है, ये जो आमाशय है, इस आमाशय के अंदर से निकलता है जठर रस। कौन सा रस निकलता है, जठर रस निकलता है। इस जठर रस के अंदर दो एंजाइम होते हैं, एक एंजाइम का नाम पेप्सिन होता है और दूसरे एंजाइम का नाम होता है आपका ट्रिप्सिन। ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। और ये जो पेप्सिन एंजाइम है साथियों, ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये क्या कर लेता है, ये आमाशय की दीवार का थोड़ा सा पाचन कर लेता है। आमाशय की दीवार को थोड़ा सा क्या कर देता है, खा जाता है, इसका पाचन कर लेता है। इस आमाशय की दीवार के आंशिक पाचन को हम क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। तो अल्सर जो है ना, वो पेप्सिन से संबंधित है। अल्सर किससे संबंधित है, पेप्सिन से संबंधित है। पेप्सिन क्या करता है, आमाशय की दीवार का आंशिक पाचन करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। उसके बाद बात आती है काइम। काइम क्या है, काइम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो आमाशय आपका होता है, उसमें लुगदी के समान जो भोजन है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। काइम यानी हमारा जो ऊपर से हमारा मुख है, यहाँ पर मुख है, मुख में भोजन को हम चबा लेते हैं, तब उसकी भोजन की क्या बन जाती है, लुगदी बन जाती है। और वो लुगदी समान भोजन कहाँ आ जाता है, इस आमाशय वाले भाग में यहाँ पर आ जाता है। तो इस लुगदी समान भोजन को हम क्या बोलते हैं, आमाशय के अंदर काइम के नाम से जानते हैं। उस लुगदी समान भोजन को आमाशय के अंदर हम किस नाम से जानते हैं, काइम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से साथियों बोलस जो है ना, वो मुंह के अंदर लुगदी समान भोजन है। देखिए एक प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है, साथियों मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं।
कि देखिए आपका जो मुख है, उस मुख में दांतों के द्वारा भोजन को चबाने के बाद में जो भोजन है, उस भोजन को किस नाम से जाना जाएगा? बोलस के नाम से जाना जाएगा। और वही बोलस इस प्रकार से नीचे आता है और नीचे आकर के कहाँ जाता है? इस आमाशय वाले भाग में आ जाता है। और उस आमाशय वाले भाग में उसी भोजन को, उसी लुगदिसमान भोजन को किस नाम से जाना जाएगा? काइम के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? काइम के नाम से। बोलस आपका मुख के अंदर, काइम आपका आमाशय के अंदर। इसी प्रकार से बात करते हैं काइल। काइल क्या होता है? तो ग्रहणी के अंदर जो पचित भोजन होता है, इसके आगे ये आपका आमाशय हो गया, ये आपका आमाशय हो गया। आमाशय से आगे आपकी क्या आ जाती है? छोटी आंत आ जाती है। छोटी आंत। छोटी आंत का जो ग्रहणी वाला भाग होता है, छोटी आंत का ये जो ग्रहणी वाला भाग होता है, इस ग्रहणी वाले भाग में जो पचित भोजन होता है, इस ग्रहणी वाले भाग में जो पचित भोजन होता है, उस पचित भोजन को हम क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइल। एक तो काइम नाम है, एक काइल नाम है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको ध्यान अच्छे से रखना है, ठीक है ना? अच्छे से आपको ध्यान रखना है। रखोगे ना? अच्छे से याद रखना पड़ेगा साथियों, याद कर लेना। काइम तो है आपका आमाशय से संबंधित, और काइल आपका क्या है? ग्रहणी से संबंधित होता है। ग्रहणी के अंदर जो पचित भोजन है उसको हम क्या बोलते हैं? काइल के नाम से जानते हैं। तो ये 5-6 नाम मैंने आपको बताए हैं, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, जो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इससे आगे। आगे देखिए, आमाशय में रेनिन न बनने की वजह से दूध का पाचन नहीं होता। तो आमाशय के अंदर, यानी बच्चा जो होता है ना, बच्चा, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो होता है ना, उसके अंदर किसका पाचन नहीं होता? खाने का पाचन नहीं होता। यानी हमारी जो रोटी होती है वगैरह, यानी जो होता है ना कठोर भोजन जो होता है, उसका पाचन नहीं होता। उसका पाचन क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चे के अंदर रेनिन एंजाइम बनता है। रेनिन एंजाइम कठोर पदार्थ का पाचन नहीं कर पाता। और वयस्क जो व्यक्ति होता है, वयस्क जो व्यक्ति होता है, उस वयस्क व्यक्ति के शरीर में क्या नहीं बनता? रेनिन नहीं बनता है। वयस्क व्यक्ति के शरीर में रेनिन नहीं बनता है, और रेनिन नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा? दूध का पाचन नहीं होगा। क्योंकि रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करने का काम करता है। दूध के अंदर पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिन में बदलने का काम कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है। तो वयस्क व्यक्ति के अंदर रेनिन एंजाइम नहीं बनता। इस वयस्क व्यक्ति में रेनिन के स्थान पर क्या बनने लगता है? HCl बनने लगता है। इसलिए किसका पाचन नहीं होता है? दूध का पाचन नहीं होता है। तो ध्यान रखना, आमाशय के अंदर किसका पाचन नहीं होता? तो साथियों, दूध का पाचन आमाशय के अंदर नहीं होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। अब देखिए, जीवित अवस्था में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से लेकर 7 मीटर होती है। लेकिन मृत्यु के बाद इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर हो जाती है, लगभग 1 मीटर बढ़ जाती है। 1 मीटर लंबाई बढ़ जाती है मृत्यु के बाद। हमारे शरीर का एक ऐसा अंग जिसकी लंबाई मृत्यु के बाद बढ़ जाती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है साथियों, उसका नाम है छोटी आंत। उसका नाम क्या है? छोटी आंत। इसी प्रकार से अपचित भोजन में स्केटोल, इंडोल और क्रिसोल नामक रसायन पदार्थ बनने के कारण मल में से क्या आती है? बदबू आती है। देखिए, 2 बात आपको ध्यान रखनी है मल के बारे में। एक तो मल के बारे में आपको ध्यान रखनी है कि मल का पीला रंग क्यों होता है। तो ये बात मैंने आपको कल बताई थी। मल का पीला रंग होता है एस्ट्रोकोबिलिन वर्णक के कारण। कौन से वर्णक के कारण? एस्ट्रोकोबिलिन वर्णक के कारण तो इसका रंग पीला होता है। और इस मल में से क्या आती है? बदबू आती है। मल में से क्या आती है? बदबू। तो जो बदबू आती है वो किसके कारण आती है? तो इस मल के अंदर एक तो स्केटोल नाम का पदार्थ बन जाता है, एक इंडोल नाम का पदार्थ बन जाता है, और एक क्रिसोल नाम का पदार्थ बन जाता है। ये 3 पदार्थ बनने के कारण इस मल में से क्या आती है? बदबू आती है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मल का पीला रंग एस्ट्रोकोबिलिन के कारण, और मल में बदबू आने का कारण है स्केटोल, इंडोल और क्रिसोल। समझ में आई बात? बिल्कुल। अब हमने पूरी बात आहार नाल के बारे में पढ़ी थी। ये सारी बातें जो पढ़ी थी ना पीछे, ये आहार नाल के बारे में पढ़ी थी। तो आहार नाल को हम क्या बोलते हैं? जैव रसायन प्रयोगशाला के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जैव रसायन प्रयोगशाला के नाम से भी इसको जानते हैं। आहार नाल को हम किस नाम से जानते हैं? जैव रसायन प्रयोगशाला के नाम से जानते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछा गया है ये 1-2 बार, इसलिए आपको याद रखना है। तो साथियों, ये था आपका पाचन तंत्र का टॉपिक। पाचन तंत्र के टॉपिक में मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब आप क्वेश्चन लगा के देखना, किसी भी बुक के आप क्वेश्चन लगा के देखना, तब आपको पता चलेगा भी मैंने कंटेंट कैसा दिया है। विश्वास करो साथियों, विश्वास करके देखो, आपको बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है। बस आप इसका थोड़ा सा इज्जत दो, इस कंटेंट को थोड़ा सा इसको अप्रिशिएट करो, इसको थोड़ा सा मोटिवेट करो, है ना, जिससे कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर पाऊं और आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे पाऊं। मेरे अंदर एक कसक है, मेरे अंदर एक जिद है, आपको बिल्कुल फ्री के अंदर आपको मैं अच्छा कंटेंट दूं।
उसके लिए थोड़ा सा आपको शेयर वगैरह करना पड़ेगा क्लास को। अगर आप शेयर करोगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा, और मोटिवेट होऊंगा तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। इतनी चीज़ें मैं टाइप करता हूँ, है ना, इतनी चीज़ें टाइप करता हूँ, फिर आपको ये मैं क्लास देता हूँ। तो थोड़ा सा तो यार बनता है, मतलब क्लास को शेयर वगैरह करना। अगर आप सच में ही एक इंसान है, सच में आपके के अंदर एक इंसानियत है, तो इस वीडियो को आज जाते जाते शेयर जरूर करके जाएंगे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर। साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, ठीक है ना। अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं अंग तंत्र का। अगला जो भाग आएगा वो रक्त परिसंचरण तंत्र का आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम का आएगा। तो वो बात करेंगे हम कल की वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।